हमारी पॉलिटी की 6 क्लास है, पॉलिटी 6। आज पॉलिटी की 6 क्लास है क्योंकि संडे है तो आप लोग रेस्ट ले रहे होंगे, पर मेरे पास संडे मंडे का कोई वो नहीं होता है। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं अपना क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ। हो सकता है कल से आपका एक नया सब्जेक्ट और ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कुछ लोग थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो जाए किस लोगों को कि ये जो ईयर दिया गया है 1953 और एक ये 1960, तो आप लोगों को लग रहा होगा केशवानंद भारती जो वाद है वो 73 का है और ये वेरुवादी है वो 60 का है। तो यहाँ पे देखिए वर्ष की बात हो रही है और ये जो मामले हैं केशवानंद 2 आए थे, ये यहाँ पे हम केवल प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना से रिलेटेड इन इन साल में ऐसा ऐसा कहा गया था। तो हमें जो एग्जैक्टली यहाँ याद रखना है कि भाई इन वेरुवादी मामले में और केशवानंद भारतीय जो वाद था वो ये दोनों भी प्रस्तावना से संबंधित है और इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। वो जब वहां पढ़ेंगे वो 24वां 25वां संविधान आया था जब इंदिरा गांधी इसको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी इसको लेके आई थी, समाजवाद स्थापित करना चाहती, फिर उस टाइम पे भी केशवानंद भारतीवाद आया था वो इसलिए वो 73 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपको जो याद करने वाली चीज है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्रस्तावना संबंधित बात गोलकनाथ, वेरुवादी, केशवानंद और SR बोम्बई, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई संघ राज्य क्षेत्र, इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए आर्टिकल भाग 1 में संघ की बात की है, उसके राज्य क्षेत्रों की बात की, और ये आर्टिकल 1 से 4 तक बोला गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 1 ही हो जाता है 1 से 4। तो आर्टिकल जो 1 है वो देश के बारे में कि भाई संघ का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। तो हमारे पे संघ का जो नाम है उसको भारत कहा गया और भारत के रूप में अर्थात बोल दिया इंडिया, और इसको डिफाइन करके क्या कह दिया, अर्थात राज्यों का संघ होगा। क्या, जब हम फर्स्ट आर्टिकल जाते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई संघ और उसके राज्य क्षेत्र हमारा टॉपिक है, उसमें वो भाग 1 में आता है। भाग 1, यहाँ भाग 1 शुरू हो गया है, ठीक है। ये भाग 1 में आता है और ये 1 से लेके 4 तक डिवाइडेड है आर्टिकल में। तो भाई आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, देश की बात की गई, जो देश है उसको भारत या इंडिया बोला गया और साथ ही डिफाइन करके क्या बोले, ये राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। और अनुसूची 1 में आता है कि अनुसूची 1 में भी यही बात कही गई। अब आर्टिकल या अनुसूची बात है तो अनुसूची 1 जो है वो राज्य से संबंधित है, ये याद रखेंगे। फिर यहाँ बताया गया है राज्य और क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में जो भी ऐड किए गए हैं वो सब आपके राज्य बताए गए कि कौन राज्य है या उसके क्षेत्र है, पहली अनुसूची में बताया गया। आपसे पूछे पहली अनुसूची में क्या है तो आप कह देंगे भाई राज्यों को बताया गया या देश के बारे में कुछ मतलब बताया गया कि उसके क्या क्या है, कैसे क्षेत्र होंगे उस देश के। तो अब यहाँ देख लेते हैं पहले कि हमारे यहाँ पे जो भारतीय क्षेत्र है वो 3 भागों में पहले डिवाइडेड हुआ करते थे, है ना, 4 भागों में हालांकि। तो जैसे मान लो अभी क्या है, पूर्ण राज्य आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं, और एक और था कि भाई भविष्य में कोई अर्जित क्षेत्र होंगे तो वो। तो अभी हमारे यहाँ पे जो है अभी 3 है, एक और 4 था, वो इतना इंपॉर्टेंट है। बस आप ये जानिए कि 4 भागों में पहले इस श्रेणी में बांटा गया था भारतीय क्षेत्रों को। ये 3 ये है, एक और है उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मानिए 4 हैं, ठीक है। अब ये जो 4 हैं इन्हीं 4 को स्टार्टिंग में ऐसे थे। तो यहाँ क्या कहा गया है, इसमें देखिए देश का जो नाम है अनुच्छेद 1 में बताया गया, भाई जैसे हमने बताया भारत या अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। दूसरा जिसके 2 नाम है अर्थात वही बात बार बार इसमें लिखी है, ठीक है। तो अनुसूची 1 है राज्य का नाम, राज्य के प्रकार और सीमा क्षेत्र। अनुसूची 1 इसमें प्रारंभ में राज्य के 4 प्रकार बताए गए थे। मतलब जो अनुसूची 1 है वो राज्य के नाम बताएगा और राज्य के कितने प्रकार हैं और उसकी सीमा क्षेत्र के, मतलब राज्य से संबंध पूरे देश का एक भौगोलिक सीमा और ये देश क्या है, इसमें कौन कौन सी सीमा है, ये अनुसूची 1 में लगता है, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन क्या है कि भाई अनुसूची 1 जो है आपकी, उसमें क्या क्या बताया गया है, अनुसूची में आपका राज्य का नाम बताया गया है, राज्य के प्रकार और सीमा क्षेत्र। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए थे। अभी मैंने आपसे ऊपर बात किया था 4 प्रकार के, 3 प्रकार के बात किए, तो एक और कोई रहोगा हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी जो आप इस समय देखते हैं तो हमारे यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही कहें कि 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसमें ये जो 4 प्रकार के थे उनको केवल 2 कर दिया गया। वो 2 क्या है, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस समय हमारे यहाँ पे जो राज्यों की कैटेगरी है या फिर राज्यों के कितने प्रकार है, वो सिर्फ पूर्ण राज्य या
केंद्र शासित थे, लेकिन पहले 4 हुआ करते थे। इस 4 को 2 कब किया गया, ये वाला संविधान संशोधन, तो ये अब यहीं का यहीं याद हो गया। तो अब हम यहाँ नहीं भूलेंगे। अब यहीं आपको कोई कह दे कि संविधान संशोधन याद कर रहे हो, भाई कैसे याद होगा जब तक कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि 7वां संविधान संशोधन जो 56 था, उसमें राज्य जो पहले 4 प्रकार के होते तो उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, वो आप देख रहे हैं। पहले 4 हुआ, मतलब जो पूर्ण राज्य थे 14 थे, और फिर 6 थे, बाद केंद्र शासित 6 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको भी ऐड कर ले। मान लीजिए आपसे ये पूछ ले प्रारंभ में पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता है 14, केंद्र शासित कितने थे 6, वर्तमान में क्या है 28 और 8। अब आर्टिकल 1 पूरा हो गया, अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। भाई 2 में कहा गया है कि संघ में राज्यों का प्रवेश, कि भाई कोई राज्य कैसे प्रवेश करेगा और फिर उस प्रवेश करने के बाद उसकी स्थापना कैसे की जाएगी, है ना भाई, उसके बारे में बताएंगे कि भाई घर में कोई आता है तो उसके बारे में कुछ बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। तो बस वही, सबसे पहले तो संसद विधि बनाकर संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों का अधीन जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। मतलब यहाँ क्या क्लियर हो गया, इस संबंध में कोई विधि बनाएगा तो संसद ही बनाएगा। और एग्जैक्टली जब पूरे देश को लेकर कोई भी बातचीत होती है, कोई विधि आ रही होती है जो पूरे देश को प्रभावित कर रही होती है, तो वहां पे जो विधि है वो संसद ही बनाती है। तो यहाँ पे एक टेक्निक क्या सीख लिया भाई, बड़े स्तर पे कुछ भी बदलाव हो रहा होता है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अकेला तो है नहीं, वो भाई पूरा संसद का भाग है एक तरीके से। तो वहां यहाँ जब बदलाव होगा तो वो संसद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिक्स, इस तरीके से हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारे, अगर कहीं इस तरीके से हम सोच लेंगे और कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें पता है भैया कोई भी चीज ऐसी बड़ी होगी और उसमें कोई संशोधन होना होगा और वो हर किसी को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं केवल छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पर वो प्रभावित कर रहा है, तो वहां पे कानून संसद ही बनाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ क्या बोला, ये हमने जान लिया, संसद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है संसद विधि बना के। अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां, भाई प्रवेश कराएगा और स्थापना कराएगा, इसके लिए संसद के पास 2 शक्तियां। ठीक है, पहला तो वह नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकता है जो पहले से विद्यमान है। मान लो अभी कोई विद्यमान है, उसको एक उसमें संघ में शामिल कर ले। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ऐसा जो अभी बना नहीं है लेकिन बनाना चाहती तो उसकी स्थापना कर सकता है और भविष्य में उसे अर्जित भी कर सकता है। ये लिखा हुआ है, भविष्य में उसे अर्जित कर सकता है या किया जाना हो। ठीक है, अब जैसे 35वां 36वां संविधान संशोधन 1975 वाला था, जिसमें सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा किया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो वो किया गया था, ये आर्टिकल 2 के तहत किया गया था कि भाई नए राज्यों की स्थापना अगर हमने उसको प्रवेश करा दिया है तो अब उसकी स्थापना हम कैसे करेंगे, किस राज्य के रूप में करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है या पूर्ण है, क्या है। ठीक है, तो ये जब हमें सिक्किम मिल गया तो हमने इसको मतलब इसकी स्थापना, इसका प्रवेश कराया, फिर इसकी स्थापना, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ऐसा कब होगा, साधारण, इस टाइप की जो विधियां हैं जब प्रवेश करना हो या आर्टिकल 2 के तहत जब ऐसा हो तो साधारण बहुमत, मतलब साधारण बहुमत का मतलब क्या, आधे से अधिक मतदान कर दें, 51% लोग अगर कह दें कि हाँ ऐसा होना है संसद में तो वो हो जाएगा, ये साधारण बहुमत हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, तीसरा आर्टिकल क्या कहता है आपका, तीसरा आर्टिकल कहता है कि भाई जो नए राज्य हैं उनका निर्माण या उसके गठन का जो नाम होगा, उसका गठन, नाम और उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। मतलब क्या, आप किसी का निर्माण करना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं लेकिन आप उसको पहली बार लेके आ रहे हैं, फिर उस पहली बार लेके आ रहे हैं तो उसका गठन, पहले में क्या था, पहली बार नहीं ला रहे तो वो पहले से ही थे कहीं ना कहीं। ठीक है, पहली बार कुछ लेके आ रहे हैं, फिर उसका आप गठन कर रहे हैं और फिर उसका नाम, भाई जब आप पहली बार लेके आएंगे तो उसका गठन भी करेंगे, फिर नाम भी चेंज करेंगे, उसके सीमा क्षेत्र परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तीसरा, मतलब कुछ भी पहला, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नया लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण और नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से नियम बनाकर करती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे कि भाई कुछ भी नया, मतलब जो अभी है ही नहीं स्थापना में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल नया लेके आना, तो वो आर्टिकल 3 में जाएंगे, वही लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी होता है तो संसद साधारण बहुमत से नियम बनाकर कर सकती है। अब भैया एकदम से नया जो होगा उसको हम कैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे लिखा है नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल नया लाना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो संसद में सर्वप्रथम विधेयक को राष्ट्रपति के पास पूर्व सहमति के लिए भेजा जाएगा। ठीक, फिर राष्ट्रपति पहले से पूर्व सहमति देने से पहले चाहेगी तो जिस राज्य, मान लो किसी राज्य से काट के बनाया कुछ बनाया जो अस्तित्व में आना है पहली बार, उससे विचार लेगी।
तथा स्वविवेक के आधार पर भी विधेयक को पूर्व सहमति दे सकती है। मतलब सहमति, पूर्व सहमति देने से पहले या तो वो उस, मान लो किसी राज्य से काट कर बिल्कुल कुछ नया बनाया, मान लो आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, तो बिल्कुल नया है, किसी ने सुना नहीं था या जो भी है, बिल्कुल एकदम नया बना हुआ है, तो पहले क्या करेगा, इसमें पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना तो तय ही है। अब पूर्व अनुमति अगर ली जाएगी तो या तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने स्वविवेक से पूर्व अनुमति दे सकता है, अगर वो चाहे तो जिस राज्य से मतलब कुछ भी नया बन रहा है उससे संबंधित है कुछ भी, तो उस राज्य से वो चाहे तो विचार ले सकता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। फिर और वो चाहे तो विधेयक को पूर्व सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये भी बात भी है। सामान्यतः पूर्व सहमति दी ही जाती है, ऐसा होता नहीं कि राष्ट्रपति मना कर दे किसी चीज के लिए। ठीक, तो राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है भैया, क्या हुआ कि भाई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। अब पूर्व सहमति में दो कंडीशन है, चाहे तो अपने स्वविवेक से दे सकता है या किसी राज्य से काट के अगर कुछ बन रहा है तो उस राज्य से विचार ले सकता है। ठीक है, नहीं तो अपना दे देगा। वो चाहे तो पूर्व सहमति दे भी सकता है और नहीं, ये राष्ट्रपति के ऊपर है। हालांकि दे देता है क्योंकि भाई जो राष्ट्रपति है वो सत्ता में जो कहते हैं कि राष्ट्रपति जनरली ऐसी चीजों को नहीं रोकते हैं, वो फिर अपना वीटो यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि जब वो वीटो यूज कर रहा होता है ना, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होती है वो बहुमत से आती है ना, तो इस वजह से कोई जनता ने चुना है उसे तो उसकी एक पावर होती है। तो राष्ट्रपति किसी पूरी जनता का वो मतलब एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो एक पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है देश का, तो राष्ट्रपति ऐसे ही जो पूरी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनकी चीजों को ऐसे ही थोड़ा ना इग्नोर कर देंगे, तो वो देखेंगे। तो ऐसा होता नहीं कि वो जनरल किसी को मना कर दें, वीटो पावर वो बहुत जल्दी लाते नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, राष्ट्रपति को सहमति के पश्चात दोनों सदन के साधारण बहुमत, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, दोनों साधारण बहुमत से विधेयक पास हो जाएगा यहाँ। ठीक, इस मामले में आर्टिकल 2 और 3 याद रखेंगे। अब इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। पूर्व अनुमति ली जाती है, आपको पता ही है। राज्यों के विधानमंडल, मान लीजिए इसी राज्य निर्माण प्रक्रिया में और राज्यों के विधानमंडल से विचार हेतु विधेयक भेजा जाता है। ठीक है, भेजने की प्रक्रिया केंद्र शासित के संबंध में लागू नहीं होती। मतलब क्या, राज्यों को तो भेजी जा सकती है, और ऐसा कोई राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से हमें कुछ नया बनाना है तो वहां में केंद्र शासित प्रदेश से के संबंध में ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती है। ठीक है, विधानमंडल में होगा तो होगा, और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के विचार को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो आपने भेजा और राष्ट्रपति को भेजा, फिर राष्ट्रपति ने देखा कि हाँ ऐसा, तो वो राष्ट्रपति इस बात को संसद को रखेगा। ठीक है, जो सहमति मांगेंगे मतलब सत्ता पक्ष करेगा, सत्ता पक्ष राष्ट्रपति को कहेगा कि भाई आप मतलब नहीं मान सकते, मतलब ये वो नहीं है, बाध्य नहीं है। और जब भी कोई चीजें बाध्य नहीं होती है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इन चीज को परमिशन देनी है राष्ट्रपति को। ठीक है, हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि बाध्य नहीं है, मतलब मान भी सकता है नहीं भी मान सकता, तो जब चूंकि सत्ता पक्ष हमेशा इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही होती है तो जनरली क्या होता है, वो बाध्य नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर वो इस चीज को मना नहीं करेगा, मतलब जो भी अगर वो कहेंगे सत्ता पक्ष उसको मना नहीं करेगा। यहाँ पे तो ये कि भाई बाध्य नहीं है, चाहे तो मान भी सकता है नहीं मान सकता है, लेकिन जनरली होता क्या है, नहीं मानता है, क्योंकि वो किसकी सुनता है, आपको पता ही है। वो आप जब पढ़ेंगे तो आप जब आगे जाएंगे तो आपको पता है कि वो सत्ता पक्ष जो होता है उसी के परामर्श पर, कैबिनेट के परामर्श पर काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है। साधारण बहुमत मैंने आपको वही बताता, उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक, मतलब 51, 50 होता है, इसका आधे से अधिक जैसे एक होगा 51, ये आपका साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस तरीका कोई है तो आप इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है। ठीक है, मान लो दोनों सदनों में आ रहा है लेकिन दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है या ज्यादा समय तक रोल है, तो संयुक्त प्रवन की जो कंडीशन है, अगर उन कंडीशन मतलब इन कंडीशन में होता है, ऐसा संयुक्त अधिवेशन है कि मान लो भाई ज्यादा समय लगा लिया या फिर दोनों में गतिरोध पैदा हो रहा है, कोई किसी का जवाब नहीं, तो ऐसे में क्या करता है राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। ठीक है, अब जब अधिवेशन बुला लेता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, आपको पता है, तो ऐसे में ये वाले सिचुएशन में भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। ये बार बार लिखी है कि भाई बहुमत द्वारा पास कर राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजेंगे, इसके पश्चात विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं।
फिर यहाँ पे अमेरिका में जो होता है कि भाई राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यों का विचार मानने के लिए बाध्य है, हमारे यहाँ पे बाध्य नहीं है। ठीक है, वहां पे मानना ही, अगर राज्य ने बोला ऐसा नहीं होगा तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक, जो चौथा आर्टिकल है वो कहता है कि 2 और 3 से संबंधित कोई भी कायदे कानून आएंगे वो संसद साधारण बहुमत से ही विधेयक को पास करेगी। ये नहीं कि आप आर्टिकल 368 के तहत जो है, वो आर्टिकल 368 के तहत जो कि संविधान संशोधन है, वो 2 और 3 में कोई भी संशोधन किया जाएगा वो इसके तहत नहीं माना जाएगा 368 के तहत। ठीक है, वो अनुच्छेद 4 के तहत अलग से शक्ति दी गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, किसी भारतीय भूभाग को विदेशी राष्ट्र को देना हो, अब वैसे तो साधारण बहुमत है आपको पता है, लेकिन हमें अपनी कोई भूमि विदेशी राष्ट्र को देनी है, तो अब इसमें वही क्या हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी, उसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी जरूरत होगी। दूसरा वाला बहुमत, ये क्या, जितने हैं उपस्थित हैं और फिर जो मतदान करने वाले हैं, तो और उसके साथ ही साथ प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी। तो ये इसको देखिए कितना टफ बना दे, विशेष बहुमत अलग पहले होगा, उसके बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन अलग, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। चूंकि आप देश की, ऐसे तो फिर साधारण बहुमत हो तो कोई भी नेता या कुछ भी हो वो तो बेच के खा जाएगा देश को, है ना, वो क्या करेगा, बेच देगा, और बेच दिया तो क्या कर लोगे। तो वही ऐसी चीजें ना हो, इसलिए इसको इतना कठोर बनाया गया कि पूछी नहीं। तो ये वाला कानून ठीक है कि इस मैटर में भारत को अखंड बनाने के लिए हमारे यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था भी है। जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों की स्थापना या निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र तोड़कर मिलाकर किया, जैसे मान लो वही अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना था। ठीक है, और नए राज्य की स्थापना अर्थात अर्जित क्षेत्रों को जीत कर, मान लो हमने कोई क्षेत्र जीता है ना, हमने कुछ जीता युद्ध करके, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 2 में जाएगा। ठीक है, वो वहां पे नए राज्य की स्थापना हो जाएगी। जो आर्टिकल 3 है वो हमारे यहाँ नए राज्यों की स्थापना और निर्माण से रिलेटेड, इस चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही लिख लिया था, पूछा गया था सूचना का अधिकार 2005 जो है वो कैसा अधिकार है, संवैधानिक है, सांविधिक है, क्या है, तो हमारे यहाँ पे वो विधिक अधिकार है, इस बात को याद रखेंगे। अब चूंकि राज्य बन रहे थे तो राज्यों से संबंधित हमें उसी समय आर्टिकल याद होने चाहिए। 9वां संविधान संशोधन 1960 का है। इसमें देखिए भारत और पाक के बीच सीमा समझौता को पूरा करने के लिए, मतलब भारत और पाक को लेके एक सीमा समझौता, ये सारे हम राज्य पढ़ रहे हैं ना, तो राज्य से संबंधित हमारे पास आर्टिकल जो संविधान संशोधन वो एक ही जगह होने चाहिए, ताकि तो 9वां संविधान संशोधन है 1960, वो भारत और पाकिस्तान को लेके आया था, सीमा समझौता कोई हुआ था। फिर 16वां संविधान संशोधन 1963, इसमें क्या हुआ था, भारतीय राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते, मतलब अखंड भारत की जो नींव है वो 16वें संविधान संशोधन से ही पड़ी। ठीक है, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को 25वें राज्य के रूप में दर्जा किया गया, मतलब इन आर्टिकल का यूज किया गया। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 239A, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, मतलब एनसीआर बनाया गया। ठीक है, और 100वां संविधान संशोधन 2015, तो आपको पता है भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौता हुआ था वो उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें बस इतना है। तो क्या क्या समझ में आया। अब हमें जो भी इसको पढ़ते समय इसकी ईयर, जो क्योंकि सीधा सीधा पूछा 9वां संविधान संशोधन कब हुआ, ठीक, और किससे संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है, कौन है, किस किस ईयर हुआ और किससे संबंधित है, इसको एज इट याद कर लेना। अब राज्यों से संबंधित हम पिछले में जाएंगे तो हम कुछ राज्यों से संबंधित आयोग भी यही देखेंगे। भाई स्वतंत्रता पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, आजादी के बाद इसकी मांग और तेज हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या था, सबसे पहले अगर कोई बात आई थी तो सबसे पहले मान लो क्रम लगाना, तो हम यहाँ पे क्रम से ही पढ़ रहे। सबसे पहले धर आयोग आया था 1947 में, इसका गठन हुआ था, और इसके मतलब इसके जो गठन किया था वो किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 4 सदस्य थे, और जो एसके धर हैं वो इलाहाबाद के कोई पूर्व जज हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में एसके धर, इसीलिए धर आयोग है। तो याद इसमें क्या करने वाला है कि वो जो धर जो है वो पहला 1947 में आया था, राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके द्वारा ये कहा गया था गठन के लिए, और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, एसके धर। कुल सदस्य कितने थे, 4। ठीक है, ये इलाहाबाद के जज थे। भाई इसने रिपोर्ट अपनी 1 साल बाद दी, उसने क्या बोला, भाषा के आधार पर इसने मना किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाषा को लेके इतना वो था कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो, भाषा, तो ये इसीलिए आयोग बनाए गए। तो सबसे पहले आपका धर बना 47, रिपोर्ट 48 में आई। क्या राज्यों का गठन करना हो तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करें, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक, उसके बाद जेवीपी आया समिति,
मतलब समिति आई राज्यों से, गठन 48 में हुआ और 3 सदस्य थे इसके, नाम से है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया, ठीक है, पट्टावी सीतारमैया हो गए, ठीक। ये 48 में इन्होंने वो किया था, इसने रिपोर्ट 49 में 1 साल बाद दी थी। भैया इसने भी बोला कि भाई भाषा के आधार पर ना करें, राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन भाषाओं का भी सम्मान, बोला कि आप भाषा को इग्नोर ना करो, लेकिन एकमात्र रीजन आप भाषा मत दो, ठीक है, ये हो गया। इसी समय क्या हुआ जब ये आया था 48, तो आपको हुआ क्या, तेलुगु भाषा के लिए वहां एकदम से बहुत तेज आंदोलन हो गया। तो वहां पोट्टी रामुलु थे, उनके नेतृत्व में राज्यों के गठन को लेके आंदोलन चल रहा था, भाषा को लेके, तेलुगु भाषा को, तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, वो बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, 56 दिन बाद लगभग 1952 में ये जो थे इनकी डेथ हो गई, 56 दिन बाद लगभग इनकी डेथ हो गई। तो हुआ क्या भाई, इसके परिणाम स्वरूप फिर कि इससे पहले अव्यवस्था फैल जाए, तो नेहरू जी ने बोला 19 दिसंबर 1952 को नेहरू जी ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होगा। तो बोला था केवल, तो फिर हुआ कब, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया, ठीक। अब राज्य गठित होने लगे, अब यहीं से शुरुआत हो, जब राज्य गठित होने लगे तो अब उन्होंने बोला एक आयोग, तो उन्होंने राज्य पुनर्गठन कि भाई कैसे पुनर्गठन किया जाए इनका, तो इसके लिए इन्होंने 19 जस्ट इसके बाद पुनर्गठन आयोग आया 1953, फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पांडेकर, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट 55 में दी, वो इतना मैटर नहीं करता है हमारे यहाँ पे, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चूंकि भाषा के आधार पे होने लगा तो फिर भाई एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, फजल अली जिसको आयोग कहते हैं, ठीक है, 53 में बनाया गया था, उसके 3 सदस्य थे, बस ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना है कि रिपोर्ट कब मिली। फजल अली ने क्या बोला, देश की एकता एवं सुरक्षा और संरक्षण की बात को बोला, भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता को ध्यान में रखने के लिए बोला, प्रशासनिक और आर्थिक तर्कों की बात की, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने कहा ये होना चाहिए, ठीक है। और फजल आयोग के आधार पर ही 4 प्रकार के जो राज्य थे उनको 2 प्रकार कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक कौन सा, आपको बताया था पूर्ण राज्य, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 आप देख रहे हैं, ये आया भी कब है, 53 में, ठीक। तो इन्हीं की बात को करते हुए 7वां संविधान संशोधन आया, हम इसको कभी नहीं बोलेंगे। फिर से आयोग की जरूरत पड़ी 56 में, पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसमें क्या बोला गया, संसद ने पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो भाई जब आयोग आ गया उसने ऐसी बात कही, तो ये एक अधिनियम आया गया, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक। उसमें क्या क्या 14 और 7 वाली बात की, जैसे 7वें संविधान संशोधन में बोला था, तो एक तरीके से वो लेके आए, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन लेके आए कि 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। इस अधिनियम द्वारा यह तय कर दिया गया कि हाँ अब जो राज्य होंगे वो 14 पूर्ण राज्य रहेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और बात खत्म हो गई। अब राज्यों का गठन फिर धीरे धीरे होने लगा। अब हमको क्या याद रखना है कि भैया सबसे पहले राजस्थान गठन के आधार के कहने, सबसे पहले राजस्थान का गठन हुआ, सॉरी आंध्र प्रदेश का हुआ, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ठीक। ये 3 हमको याद रखने हैं, 4, और आपने 4 भी याद रखे तो आपको इनमें से कोई ना कोई मिलेगा, और फिर आप थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक। और आप यहाँ एक हरियाणा याद कर लेंगे अलग से 1966, और एक नागालैंड याद कर लेंगे 1963, क्योंकि ये 2 भी अलग से पूछे गए हैं, ये वाला क्रम याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश और ये क्रम याद रखेंगे, वर्ष नहीं पूछेगा, वर्ष पूछेगा तो केवल पहले का पूछेगा, बाकी क्रम लगाने के लिए दे देगा, और नागालैंड और हरियाणा का अलग से पूछ सकता है। तो जब आपको क्रम ही पता है तो वैसे भी कर लेंगे, कोई भी ईयर दी गई हो। फिर जो है जहां हम फंस सकते हैं, ये एक ट्रिक है, नवंबर में ही सारे हुए थे, नवंबर 2000 में, 1 तारीख, 9 तारीख, 15, तो मैंने लिखा है छा उ झा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड। छऊझा का मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी उत्तराखंड और झारखंड, ठीक। ये 2000 में इनका क्रम पूछ लेता, तो हम बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भाई नए राज्यों के गठन के लिए अनुसूची 4 से संशोधन पढ़ना, वही हमने आपको बताया कि अनुसूची कोई भी करना होगा अनुसूची 4 के तहत ही होगा,
अनुसूची 1 और 4 को ही छेड़ेंगे तभी गठन हो पाएगा। ठीक है, इस बात को वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो हम इसमें बात कर लिए हैं। आजादी के बाद भारत का कैसा हुआ? जम्मू कश्मीर हमको याद रखना है कि विलय पत्र के माध्यम से 47 में भारत में शामिल किया गया। हमने सब राज्य का एक ही तरफ देख लिया। जूनागढ़ 48 में मिला था, जन्म संग्रह से मिला था। ठीक, फिर हैदराबाद, हैदराबाद 49 में मिला था सैनिक कार्रवाई के माध्यम से। ठीक, उसके बाद ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल ये क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास है, जिनको हमने 1954 में फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया था। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर गोवा, दमन दीप और दादर नागर हवेली, क्योंकि फ्रांसीसी अच्छे थे हमारे साथ, उनके अच्छे संबंध थे तो उन्होंने वैसे ही दे दिया। लेकिन ये पुर्तगाली कहाँ मानने वाले थे, तो गोवा, दमन दीप और दादर नागर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से हमने निकाला था। उस समय एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, 1961 में निकाला था। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हमने पुर्तगालियों से दमन दीप, गोवा और ये सब दादर नगर हवेली लिया तो 61 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, तब जाके हमें ये मिला। ठीक है, अब नागरिकता, नागरिकता जो है, नागरिकता से हमें कुछ नहीं, पहला तो क्या भाग 2 में हमारी नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 लेकर है। हमें इसमें कुछ नहीं, कुछ ही आर्टिकल देखने, इनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व। अनुच्छेद 5 में बोला गया है भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। मतलब आर्टिकल 5 में साफ साफ बोलो, भारत का जो भी व्यक्ति है, भारत का हर एक प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। ठीक, अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया, संसद यह संसद को अधिकार है कि भारतीय मूल के लोगों को जो विदेश में है उनकी नागरिकता के संबंध में नियम बना सकती है। मतलब जिनको हम कहते हैं कि मान लो ये यहाँ नहीं रहते ना, वहां रहते हैं, वो एक तरीके से हमारे क्या हो जाता है, भारतीय प्रवासी हो जाते हैं, तो उनके लिए नियम संसद बनाएगी आर्टिकल 8 के तहत। याद रखना, जो बाहर है भारतीय, उनके नियम आर्टिकल 8 के तहत संसद नियम बना सकती है। 9 में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए मैं हूं, मैं वहां गई और मैंने वहां की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली तो मेरी अपने आप यहाँ चली जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विधेयक है, वो नियम है, वो संसद ही बनाएगी। ठीक है, विधानमंडल का कोई मतलब ही नहीं है, नागरिकता एक पूरा देश का टॉपिक है। ठीक है, अब नागरिकता यहाँ देख लेंगे, नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। ठीक है, अब केवल उतना टू द पॉइंट में, नागरिकता प्राप्त होती है एक जन्म से, एक वंश परंपरा से, रजिस्ट्रेशन से। हमारा पे 3 तरीके से नागरिकता मिलती है। जन्म से कैसे मिलेगी, एक सेकंड रुकिए, जन्म से अब जैसे जन्म से तो पता ही है भाई, जो जन्म लिया है उसको तो, लेकिन हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन से क्या मिलेगी, एक सेकंड रुकिए। रजिस्ट्रेशन द्वारा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है लेकिन भारतीय मूल का है, तो ऐसी, या तो कोई भारतीय मूल का है तो रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा, मतलब भारत का नहीं है लेकिन भारतीय मूल का है। ठीक, जैसे उनके दादा परदादा जो भी रहे हैं। ठीक है, इस मैटर में क्या देखेंगे, 4 पीढ़ियां देख सकते हैं। यदि कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ले, यहाँ पे अगर कोई भी लड़का है और वो किसी भारतीय मतलब विदेशी महिला से शादी करता है तो उस महिला को मिल जाएगी नागरिकता। ठीक है, वहीं राष्ट्रमंडल देश के जो नागरिक हैं और भारत में नौकरी करते हैं, है ना, राष्ट्रमंडल जो है देश, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में नौकरी करते हैं, हम उनको मतलब नागरिकता दे देंगे। ठीक है, शर्त क्या होगी, ये तो क्या होगी कि इस तरीके से इन लोगों को मिल सकती है। शर्त क्या है, रजिस्ट्रेशन का आवेदन करेंगे भारत में, आवेदन करेंगे तो भारत में 5 वर्ष तक निवास करेंगे, मतलब 5 वर्ष तक निवास कर रहे हो। ठीक है, तो ही उनको इस शर्त पे नागरिकता मिलेगी, 5 वर्ष तक उनका निवास करना अनिवार्य है। देशीकरण से कैसे मिलेगा, वंश या देशीकरण जिसको कहते हैं, भाई देशीकरण से क्या, कोई भी विदेशी व्यक्ति, मतलब मान लो हम कहते हैं देखो गांव वाला था लड़का और शहर जाके उसमें शहर का वो आ गया, तो यहाँ पे देश मतलब एक देशीकरण है ना, वहां का माहौल उसे वो हो जाए, तो ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो और भारत में रह रहा हो, भारत में रहते रहते वहीं नौकरी कर रहा हो, तो उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता देंगे। आप सोचते हैं कि इतने दिनों से रह रहा है, और वो रहना कितने समय तक, 12 वर्ष, मतलब आवेदन करने के, उसे भारत में 12 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, तब वो आवेदन कर सकता है, तब उसको आराम से देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी, है ना।
कहते हैं एक गांव वाला कोई शहर में गया, फिर वहीं का वहीं हो जाता है। फिर वो मान लीजिए यहाँ से कोई गांव का व्यक्ति लखनऊ रहने लगा। अब जब लखनऊ रहने लगा तो 10-15 साल मान लीजिए वो रहा, हम यहाँ 12 साल है तो हमने कहा 12 साल तक रहा, तो अब उसके नाम में क्या लगेगा, अरे ये तो हम तो लखनऊ में रहते हैं, फिर हम कहने लग जाते हैं हम तो लखनऊ में रहते हैं। तो वही टाइप का देसीकरण, मतलब एक माहौल आ जाता है, तो माहौल जैसे उसमें आ जाएगा, माहौल आने के लिए उसे 12 वर्ष रहना पड़ेगा, तो हम भी उसे कहने लगेंगे भैया ये देसी ये देसी देश के होके रह गए हैं। फिर एक और है कि जीते हुए राज्य जो है, मान लो हमने कभी किसी को अर्जित कर लिया, किसी क्षेत्र को जीत लिया है, तो उस क्षेत्र के नागरिक भी जो है फिर भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, राष्ट्रपति इस संबंध में या तो सूचना पत्र कोई निकालेगा, सूचना या कोई पत्र इस संबंधित निकालेगा, तब राष्ट्रपति के आदेश से ऐसा कोई व्यक्ति नागरिक बनेगा। कौन सा, जिसने अर्जित किए होंगे, हमने मान लो कोई क्षेत्र जीत के अर्जित किया है, जीता हुआ है या कोई अर्जित किया है किसी का, तो उनके नागरिक हमारे देश के नागरिक बनेंगे। कब, जब राष्ट्रपति ऐसा कुछ निकाल देगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, नागरिकता कब चली जाएगी, या तो वो स्वेच्छा से त्याग दे या किसी देशी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो जो या संसद द्वारा नियम बना के। ठीक है, तो कहते हैं देश निकाला करना होगा तो संसद चाहे तो आपका देश निकाला कर सकते हैं, याद रखिए। समुद्रपारी नागरिकता अधिनियम क्या होता है, ये 2003 में आया था, 2003 में अधिनियम लाया गया था। इसमें अनुच्छेद 8 को छुआ गया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि विदेश से में जो लोग रह रहे हैं भारतीय, उनके लिए आर्टिकल 8 के तहत ही नियम बना सकता है। तो अनुच्छेद 8 का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम आया, समुद्रपारी नागरिकता अधिनियम 2003। जब भी कोई अधिनियम पढ़ेंगे वर्ष के साथ हमेशा पढ़ेंगे, ताकि वो उधर का उधर ही याद हो जाए। इस अधिनियम में एलन सिंघवी समिति की सिफारिश पर लाया गया था ये, जिसमें भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए बोला गया था कि भाई इनको, इनके लिए दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। मतलब भाई लेकिन दोहरी नागरिकता होने का मतलब है इनको वहां की भी नागरिकता मिल जाए और ये यहाँ के भी रहें, मतलब एक ऐसा लेके आया ओसीआई जिसको कहते हैं। ठीक है, समुद्र पारी। तो उसमें ये कहा कि भाई इनके लिए वहां दोहरी नागरिक, मतलब ये वहां के भी नागरिक बने रहे, यहाँ के भी, लेकिन ऐसा किन स्थितियों में होगा। पहला तो क्या, वो भारतीय मूल का होना चाहिए। दूसरा क्या हो, भारत में उसने कम से कम 12 वर्ष उसने लगातार निवास किया हो। फिर वह व्यक्ति एक तो साफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना हो, अगर हुआ तो हम उसको नहीं मतलब मानेंगे। ठीक है, मतलब जो अगर देखे समुद्र पारी जो नागरिकता लाई गई है वो लेके तो दोनों के लिए आया, लेकिन इसमें भी क्या बोला गया, भारत का मूल रहे। ये तो कंफर्म नहीं कि भारत का तो होगा ही होगा, तभी वो बाहर गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, भारत में लगातार 12 वर्ष से रह रहा हो, ये नहीं कि भाई 10 वर्ष रहा और उसके बाद, मतलब 12 वर्ष उसका पिछला देखा जाएगा कि वो 12 वर्ष तक रहा हो। फिर जहां बोला पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर हुआ ऐसा कोई व्यक्ति, तो हम उसको, भले वो भारतीय मूल का ही क्यों ना, लेकिन ये शर्त जहां उसने की पाकिस्तान और बांग्लादेश का होगा, तो उस मैटर में हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, अब दोहरी नागरिकता का फायदा बस इतना है कि भाई बिना वीजा के वो आ जा सकेगा, उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश ले लेगा, कृषि भूमि खरीद सकता है लेकिन कृषि योग्य नहीं खरीद सकता। ठीक है, और इनकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी, इसलिए ये दोहरी नागरिकता वालों को ये कुछ लाभ मिल जाते हैं और इस तरीके का एक अधिनियम लाया गया। अब क्या नहीं कर सकते, संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते, अफसर की समानता का लाभ नहीं, ये भी कहें कि भाई हमको भी बराबर तो नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते, मत नहीं दे सकते, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन दे सकते हैं। हम उन शर्तों के बारे में नहीं जाएंगे, हमें बस मोटा मोटा पता है मत दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मत दे ही नहीं सकते, कुछ शर्तों के अधीन दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार इन्हें दिया जा सकता है अगर ऐसा कुछ कहती है तो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नियम बना के देती है तो दे सकते हैं ये, मतलब ये उसी की ही बात कही गई है, कुछ शर्तों के अधीन वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है। ठीक, मत नहीं दे सकते, लेकिन ये कुछ शर्तों के अधीन बोल दिया गया, ऐसा अगर कोई संसद नियम बनाती है तो ऐसा कर सकती है। नागरिकता के संबंध में नियम कौन बनाएगा भाई, संसद ही बनाएगी, और आर्टिकल 11 के तहत मैंने आपसे कहा था। फिर ये हो गया, उसके बाद यहाँ एक इंग्लैंड और इंडिया में एकल नागरिकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हमारे राज्य की अलग है, लेकिन यही आपको पता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आसफा, आप आसफा याद कर सकते हैं। आसफा मतलब दोहरी नागरिकता। आसफा मैंने इसको ट्रिक याद किया था, आसफा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एस फॉर आपका स्विट्जरलैंड, फिर एफ फॉर फ्रांस, हाँ फ्रांस, और ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आसफा मतलब दोहरी नागरिकता, इसको बाद बार रिवीजन करने तो हो जाएगा।
अमेरिका में कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वो है जन्म से अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर किसी ने इन तरीके से अगर नागरिकता पाई है तो भी वो हमारे यहाँ पे इस तरह से राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो आज की जो क्लास है वो यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराया जाएगा। ठीक है, और जल्दी हम अब डाउट सेशन भी रखना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ये थोड़ी सी ये सारी चीजें ठीक हो जाए तो मैं फिर डाउट सेशन रख लूंगी। ठीक है, कि डाउट सेशन आपके कहीं भी होंगे तो वो आप अपना जहां भी डाउट सेशन होगा वहां आप अपना टिक कर लेंगे, ताकि जब क्लास ली जाए लाइव तो आप अपना डाउट सेशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बार बार समय की मेरे पास कम समय है, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कम समय है, तो इसीलिए जितना हम इस कम समय में इसको बेहतर और सबसे अलग देना चाहते हैं। इस बैच से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स का सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, चलिए फिर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।